सो हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी की बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज मैं क्लास 10th के एक पार्ट 1 लेके आया हूँ जिसमें हम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और साथ में थोड़े कॉन्सेप्ट थियोरेटिकल समझेंगे जो कि एग्ज़ाम के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें ये नहीं है कि खाली 10th क्लास के हिसाब से आपको थ्योरी समझाऊंगा मैं, इसमें मैंने 9th क्लास की भी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व करे हैं जो कि आपके 10th में भी यूज़ होंगे। और एक सर्कल एक ऐसा चैप्टर है जिसके मोस्ट प्रोबेबली जो एनसीईआरटी की सेकंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में इंक्लूड रहते हैं और या तो 100% सेम आ जाते हैं या तो उन्हीं का सिमिलर वर्जन आता है पेपर में। तो ये पार्ट 1 में इसके जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है उन्हीं को करवाऊंगा बट जिनकी हाई पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये पीडीएफ की स्टार्टिंग में मैं ऐड कर दे रहा हूँ जो कि क्लास 9th में अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं सर्कल से रिलेटेड, वो सारे मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। जैसे कि अगर आप इसमें देखते हो तो इक्वल कोड्स, एंगल कॉन्ग्रुएंसी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू परपेंडिकुलर, इक्विडिस्टेंस कोड्स, इक्वल डिस्टेंस, ये सब आप पढ़ चुके हो 9th में। ठीक है, ये मैंने इसमें ऐड ऑन कर दिया है। इसको मैं अभी पढ़ के नहीं समझाऊंगा क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। आप इसको पीडीएफ के थ्रू पढ़ के रिवाइज़ कर सकते हो, क्विक रिवीजन के लिए हेल्प करेगा। क्योंकि ये बात ध्यान रखना, जो आपका 10th का एग्ज़ाम होता है वो खाली 10th क्लास के हिसाब से नहीं आता है, अप टू द 10th जो आपने पढ़ाई करी हुई है उसके हिसाब से आएगा। तो एक बेसिक जो आपने 10th से पहले पढ़ा हुआ है उसको रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको पढ़ लेना। आप वीडियो के थ्रू भी पढ़ सकते हो, नहीं तो ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगा, वहाँ पे भी आप देख सकते हो। ठीक है, जैसे एक इसमें ये वाला है आपका सेमी सर्कल रूल हो गया, जो डायमीटर से एंगल सबटेंड होता है 90 डिग्री वाला, ये बहुत जगह यूज़ होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो बेसिक कॉन्सेप्ट आपने जो सर्कल का पढ़ा होगा उसको बस मैं यहाँ पे रिवाइज़ करवा दे रहा हूँ। जैसे कि 3 लाइन आप जानते हो, सर्कल के पास से 3 तरह की लाइन जा सकती है। पहला तो एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, इसका तो कोई काम ही नहीं है। फिर ये 2 सिचुएशंस आती है जिसमें पहले तो एक लाइन क्या हो करेगी, सर्कल को 2 पॉइंट से इंटरसेक्ट करते हुए जाएगी। ठीक है, तो इसमें एक तरह से देखा जाए तो इंटरनल साइड में ये कोड फॉर्म कर दे रही है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है सेकंड, यानी ये जो लाइन बनी है इसको सेकंड कहा जाता है। और जो लाइन सर्कल के खाली एक ही पॉइंट को टच करके जाएगा उसको टेंजेंट बोला जाएगा। ठीक है, जिसके बारे में हमें सबसे ज़्यादा पढ़ना है इस चैप्टर में। अब टेंजेंट है तो टेंजेंट की 2 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी होगी। जैसे पहले जो प्रॉपर्टी है 10.1, इसमें यह कहा गया है कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज़ परपेंडिकुलर टू द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी अगर ये सर्कल है, इस सर्कल में कोई भी ये टेंजेंट बन रहा है, ठीक है, तो ये जिस पॉइंट पर सर्कल को टच कर रहा है, ठीक है, इस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक, अब यहाँ पे ये थ्योरी ये एक्सप्लेन करता है कि इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो टेंजेंट जा रहा है, जब भी इसको आप रेडियस से कनेक्ट करोगे तो ये हमेशा यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म करेगा। ठीक है, अब इसको चलो थ्योरी तो हम जानते हैं, बट जब आप क्वेश्चन करते हो तो बगल में रीज़न क्या लिखना है वो शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए ताकि हमारा टाइम सेव हो उसमें और हम उसको जल्दी ले सकें। तो आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हो सीधा, टेंजेंट इज़ परपेंडिकुलर टू द रेडियस, और कहीं कहीं जगह पे आप सीधा टेंजेंट और परपेंडिकुलर का सिंबल बना सकते हो इस तरीके से, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द रेडियस लिखने की जगह सीधा आप रेडियस लिखते हो यहाँ पे। अगर टाइम नहीं है, जल्दी लिखना चाहते हो तो आप ये लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो थ्योरी थी 10.2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला इसका जो यूज़ आता है, आप इसमें सीधा ये लिखते हो, टेंजेंट्स फ्रॉम्स एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। इसका मतलब ये है कि अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट है और उससे टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, अब इस एक्सटर्नल पॉइंट से आप 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो, एक ये, ठीक है, और एक ये वाला। तो ये जो 2 टेंजेंट्स जा रहे हैं, ये थ्योरी ये प्रूफ करती है कि इन दोनों टेंजेंटों की जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी। ठीक है, यानी ये टेंजेंट की लेंथ और इस टेंजेंट की लेंथ बराबर होगी। इसको प्रूफ करके यहाँ पे दिखाया हुआ भी है। आप 9th क्लास का कॉन्ग्रुएंसी रूल इसमें लगा के प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखो देखा जाए तो ये रेडियस है, हमें पता है। जस्ट अभी हमने पढ़ा कि ये क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक, फिर उसके बाद दोनों ट्रायंगलों का ये जो बेसिक कह सकते हो कॉमन पार्ट है ये सेम है। तो RHS रूल के थ्रू हम कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है, और कॉन्ग्रुएंस है तो ये दोनों साइड ऑटोमेटिकली CPCD के थ्रू सेम हो जाते हैं।
अब इसके देखो कुछ रिमार्क्स है जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, खासकर एमसीक्यू में आप उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक, जैसे सबसे पहला रिमार्क ये वाला तो हमने पढ़ ही लिया कि पी क्यू पी आर यानी दोनों टेंजनों की लेंथ बराबर होती है। दूसरा एंगल्स, जैसे आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो एंगल ओ पी क्यू यानी ये वाला एंगल, और एंगल ओ पी आर यानी ओ पी आर यानी ये दोनों एंगल ये बराबर होंगे, क्योंकि आर एच एस से जब आपने इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रेस कर दिया है तो ध्यान से देखोगे इनके जो एंगल्स होंगे, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स होंगे, वो भी बराबर होंगे। ओ से ओ बराबर होगा यानी ये वाला एंगल हमारा बराबर होगा। क्यू और आर बराबर होगा, ये तो हम जानते हैं दोनों 90 है क्योंकि हमने इनका यूज़ ही करके प्रूव करा है। लास्ट पी, अब दोनों में पी है बट देखा जाए तो दोनों का जो आर्म्स है, जो नॉन कॉमन आर्म है वो अलग अलग है, जैसे इसका ये रहा क्यू और इसका आर है, तो इस वजह से ये भी हमारा सीपीसीटी से सेम आ जाता है। ठीक है, ये रिमार्क है, याद रखना। और साथ ही साथ में ये इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है, सेम है तो बाइसेक्ट भी हो रहे हैं एंगल। ठीक है, अब सीधा हम प्रूविंग में आते हैं क्योंकि क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए करना। तो सबसे पहला ये क्वेश्चन है, ये सारे एनसीईआरटी के ही हैं, इसको मैं प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। तो ये पहले क्वेश्चन में कह रहा है प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। तो ये कहना चाह रहा है कि जो टेंजेंट है वो अगर हम सर्कल के डायमीटर के दोनों एंड से ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ये तो डायमीटर है और इसके दोनों अगर एंड से हम टेंजेंट्स को ड्रॉ करते हैं तो ये दोनों पैरेलल है, हमें ये इसको प्रूफ करके देना है। ठीक है, तो पहले मैंने इसको डायग्राम को पहले ही बना के रख लिया है, आपको इसको ड्रॉ करना होगा। अब इसकी लेबलिंग कर लेते हैं। तो सेंटर को ओ मान लेते हैं और इस पॉइंट को मान लेते हैं ए एंड इसको बी, एंड टेंजेंट्स का भी कुछ नेम रखना है तो इस वाले को हम मान लेते हैं, सपोज कर लो ए बी माना है, पी क्यू आर एस। ठीक है, अब हमें ये प्रूफ करना है कि दोनों पैरेलल है। अब उसको कैसे करेंगे, देखो 9th क्लास में अपने लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर था 6th, उसमें अपने बहुत से रूल्स पढ़े होंगे कि अगर लाइन पैरेलल है और बीच में एक ट्रांसवर्जल बना हुआ है, क्योंकि देखोगे तो ए और बी ये जो लाइन है ये एज अ ट्रांसवर्जल ही एक्ट कर रहा है। तो अगर ये ट्रांसवर्जल बना होता है तो ऑल्टरनेट एंगल्स बराबर होते हैं, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कोरोस्पोंडिंग तो नहीं कर सकते, बट अगर देखा जाए तो इसको और इसको अगर ऑल्टरनेट कर दे यानी इक्वल प्रूफ कर दे तो ऑल्टरनेट एंगल का कन्वर्स लगा के जो उसमें पढ़ा था आपने, उसके बेस पे आप ये इसको कह सकते हो एज़ पर द ऑल्टरनेट एंगल रूल हम इसको पैरेलल बोल सकते हैं, क्योंकि ये इक्वल आने का मतलब ही पैरेलल है। और अभी हमने जस्ट पढ़ा है कि ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री के बनते हैं। ठीक है, अब बस उसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। तो अगर हम इसको करें तो सबसे पहले हमें ये जो डायमीटर बनाया हुआ है आपने इसके हिसाब में हमें लिखना होगा। ठीक है, अब देखो डायरेक्टली अगर हम लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि मेरा एंगल ए और एंगल बी ये बराबर होगा, बट इसका पहले रीज़न दोगे क्या, वी नो दैट टेंजेंट इज परपेंडिकुलर। ठीक है, मैं यहाँ पे इसका सिंबल बना दे रहा हूँ, ठीक है, टाइम बचाने के लिए, इज परपेंडिकुलर टू दी रेडियस। तो इस बिहार पे मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो ये पी क्यू लाइन है, पी क्यू ये परपेंडिकुलर है, या फिर इसका थोड़ा सही तरीके से लिखना चाहें हम तो पी क्यू की जगह मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि जो मेरा ओ ए लाइन है, ठीक है, वो परपेंडिकुलर है पी क्यू पे। ठीक है, और एंड मेरा ओ बी लाइन परपेंडिकुलर है एस आर पे, ये मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ को जो मैंने अभी प्रूव करा उसके बिहाफ पे, इतने की बिहाफ पे मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा जो एंगल यहाँ पे बना हुआ है ओ ए पी ये 90 होगा, एंड एंगल ओ बी आर ये भी 90 डिग्री का होगा। ठीक है, इसको मान लूँगा फर्स्ट इक्वेशन या फिर मान लो कुछ कंडीशन हमारी आई है, ये फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, सो सिंपली मैं कह सकता हूँ कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड
क्योंकि दोनों 90 है तो मैं कंक्लूड कर सकता हूँ ना कि मेरा एंगल ओ ए पी बराबर आ रहा है ओ बी आर के। ठीक है, रीज़न चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो ऑप्शनल है ईच 90। तो ये भी 90, ये भी 90 आ रहा है। अब 90 आने का तो हमारा मेन रीज़न नहीं है, हमारा मेन मकसद ये था कि इनको बराबर करना था। तो ये बराबर आ चुके हैं, तो हम ये कह सकते हैं ना कि ऑल्टरनेट एंगल के बेस पे ये क्या होंगे, ऑल्टरनेट एंगल के बेस पे मेरे ये दोनों लाइन पैरेलल होने चाहिए ना। मतलब ये दोनों एंगल्स अगर बराबर आ रहे हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑल्टरनेट एंगल की थ्योरी काम कर रही है। तो इस हिसाब में ये लाइंस जो बनी हुई है पहले की, ये पैरेलल थी, तभी हमारा ये ऑल्टरनेट रूल यहाँ पे अप्लाई हो पाया है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ या लिख सकता हूँ, अकॉर्डिंग टू ऑल्टरनेट एंगल्स, वैसे तो एक्सोइम लिखना चाहिए बट एंगल्स या इसकी जगह आप ये लिख लो, इससे थोड़ा बेस्ट स्टेटमेंट ये रहेगा, सिंस ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल then PQ and SR lines will be parallel। ठीक है, क्योंकि इसको ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना है, जितना इसमें आप शॉर्ट एंड सिंपल लिख सकते हो उतना कोशिश करो, क्योंकि ये 2 मार्क्स का आएगा, उससे ज़्यादा का नहीं आएगा। अब मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 का आ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, सो सिंपल था जो हमने पढ़ा, उसी को हमने यहाँ पे यूज़ करा, और 9th क्लास का कॉन्सेप्ट यूज़ करते ही ख़त्म था। सो वी नो दैट द टेंजेंट इज़ परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ये प्रॉपर्टी लगा के मैंने सीधा ये पहले लिख दिया कि मेरा ओ ए परपेंडिकुलर पी क्यू के है एंड सेम ओ बी परपेंडिकुलर आर एस आर के था। इस बेस पे मेरा ओ ए पी और ओ बी आर ये दोनों ही 90 आए। ठीक, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 आया। अब ये दोनों 90 आ रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं ऑल्टरनेट एंगल्स की एक्सोइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो पहले तो हमने इन दोनों को इक्वेशंस की तरह ट्रीट करके ये सीधा लिख दिया कि ये दोनों हमारे बराबर है। अब ये बराबर है तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स की एक्सोइम्स को फॉलो कर रहा है, और इस हिसाब में मेरे ये दोनों लाइन जो है ये क्या होने चाहिए, पैरेलल। ठीक है, ये पहली प्रूविंग है। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे ये जो परपेंडिकुलर बना हुआ है, ठीक है, टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पास थ्रू द सेंटर। अब ये कहना चाहता है कि अगर कोई टेंजेंट पे उसके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे अगर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो वो उसके सेंटर से पास होके जाएगा। अब यहाँ पे तो हमने थ्योरी पढ़ी हुई है तो इस हिसाब से तो ये होना चाहिए, बट इसको हम प्रूफ कैसे करें, तो हम दोनों सिचुएशंस को अलग अलग ट्रीट कर लेंगे। ठीक है, मान लेंगे ये जो है हमने जो ओ बनाया ये सेंटर है, ठीक है, और ये जो ओ डैश बनाया ये वो लाइन है जो कि टेंजेंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ रही है, यानी दोनों को सेपरेट सिचुएशन अभी के लिए हम ट्रीट कर लेंगे। ठीक है, तो इस वाले टेंजेंट लाइन को मान लेंगे ए बी, और जिस पॉइंट पे बन रहा है यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इसको पी मान लेंगे। ठीक है, सो इसको प्रूफ करने के लिए हम अज्यूम करेंगे कुछ, लेट अस अज्यूम O is a center of the circle। ठीक है, थोड़ी राइटिंग खराब है, समझने की कोशिश करना। एंड O is a center of circle, so OP is a radius, OP मेरा रेडियस हो जाएगा, एंड जो O डैश P है ये मेरा परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी लाइन पे। ये मैं यहाँ पे लेटस अज्यूम कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो दो डिफरेंट मैंने कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे अज्यूम कर लिया। पहला कि ओ जो है मेरा ये सेंटर है, ठीक है, सर्कल में, जिससे मेरा ओ पी रेडियस बन रहा है उसका, और दूसरा ओ डैश पी परपेंडिकुलर है ए बी के। ये दो चीज़ मैंने यहाँ पे अज्यूम कर ली है।
अब इन्हीं को मुझे यहाँ पे सॉल्व करना है। तो देखो पहला चीज़ तो ये, अगर मेरा ओ सेंटर है तो मैं यहाँ पे थ्योरी अप्लाई करूँगा, ठीक है। थ्योरी अप्लाई करके मैं इस बेस पे ये लिखूँगा कि जो टेंजेंट होता है वो हमेशा रेडियस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो उस बेस पे मैं यहाँ पे लिखूँगा एंगल, या डायरेक्टली लिख लेते हैं, चलो एंगल ओ पी बी कह लो, ठीक है, या एंगल ओ पी ए कह लो। ये दोनों क्या होंगे 90। इसका रीज़न क्या लिखोगे, बिकॉज टेंजेंट परपेंडिकुलर, ठीक है। रुको ये चीज़ मत लिखो, पहले एक काम करो, पहले आप ये लिख लो, ओह सॉरी, पहले हमने ये लिखा है ना, तो इसके भी यहाँ पे लिख लो आप। देयरफॉर मेरा एंगल ओ डैश पी बी जो है ये 90 डिग्री का होगा। ये तो पहले सिचुएशन हो गया, इसको मान लिया हमने, ठीक है। अब ऑल्सो मेरा जो यहाँ पर एंगल ओ पी बी बन रहा है ये भी 90 होगा। तो इसके लिए तो हम कुछ और लिखेंगे, इसके लिए हम वही लाइन लिखेंगे जो मैंने अभी लिखी थी, टेंजेंट, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ठीक है। टेंजेंट क्या होता है, रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है। इसको मान लेंगे सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों को हमने जब माना तो हम यहाँ पे ले सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, हमारा एंगल ओ डैश पी बी जो होगा एंगल ओ पी बी के बराबर होगा, जो कि दोनों क्या है 90, ठीक है, ईच 90 डिग्री हो गया। अब देखो ये चीज़ हो पाना तो पॉसिबल है ही नहीं कि बी ई पी बी ये लाइन है, इससे दो लाइन ऊपर की साइड ड्रॉ हो जाए जिसमें दोनों ही 90 हो, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम लिख लेंगे इट इज़ देयरफॉर, या फिर यहाँ पे चलो लिख लेते हैं देयरफॉर इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, बट, ठीक है, यहाँ पे बट इट कैन बी पॉसिबल, इफ ओ डैश पी एंड ओ पी विल बी अ सेम लाइन, ठीक है। तो हम ये पॉसिबल नहीं है, बट ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, बट इट कैन बी पॉसिबल इफ़ ओ पी एंड ओ डैश पी एंड ओ पी विल बी अ सेम। अगर ये सेम होगा तभी ये पॉसिबल हो सकता है। तो ये जो हमने प्रूविंग करी, इस हिसाब में हम डायरेक्टली अब ले सकते हैं कि जो है हैंस द परपेंडिकुलर, जो क्वेश्चन में लिखा था उसी लाइन को छापना है लास्ट में आपको बस। अब हैज़ द परपेंडिकुलर टू ए बी थ्रू पी always passes through center। ओ कह लो या आप इसमें ओ डैश भी लिख सकते हो, बात ही हो जाएगा, ठीक है। तो ओ मैं लिख रहा हूँ, खाली ओ डैश हटा दे रहा हूँ। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मैं थोड़ा इसको स्लो मतलब धीमे बोल के समझा रहा हूँ, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन होता है ना ये प्रूविंग वाला, इसमें कोई नंबर नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते और इसमें सोचना बहुत होता है, इसलिए समझना इसमें बहुत ज़रूरी है। मैं इसलिए रुक के इसको प्रॉपर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। एक लास्ट टाइम इसको रिपीट कर दे रहा हूँ, बाकी अगर आपको अच्छे से समझ आ गया तो स्किप कर सकते हो। इसमें प्रूव करना था कि जो परपेंडिकुलर है एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल पास थ्रू द सेंटर। तो जो टेंजेंट है
इसके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से अगर आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हो तो सेंटर से पास होकर जा रहा है, ये प्रूफ करना था। अब ये प्रूविंग तभी कर सकते हो जब आप दो अलग अलग सिचुएशंस लो कि एक सेंटर ये बना हुआ है और एक अलग हम परपेंडिकुलर बना रहे हैं, तभी ये प्रूविंग हो सकती है। जैसे कि आपको याद होगा, आप फर्स्ट चैप्टर में इरेशनल प्रूविंग करते थे। इरेशनल प्रूफ करने के लिए आप उसका अपोजिट सिचुएशन मानते थे। अब इसमें हमें प्रूविंग करना है तो इसका अपोजिट नहीं हो सकता, बट दो डिफरेंट केसेस हम ले सकते हैं। एक को सेंटर मान सकते हैं और एक को ऐसी लाइन मान सकते हैं जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है। तो सिंपल हमने इसमें अज्यूम कर लिया कि ओ सेंटर है जिससे हमारा ओ पी रेडियस बना हुआ है एंड ओ डैश पी परपेंडिकुलर है ए बी पे। तो इसके भी यहाँ पे तो हम ये लिख सकते थे कि जो एंगल ओ डैश पी बी जो बना हुआ है 90 डिग्री है, और जो हमने थ्योरी पढ़ी हुई है यानी टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द रेडियस बिकॉज ओ पी रेडियस है, तो इस हिसाब में हम कह सकते हैं कि हमारा जो ओ पी बी बना होगा ये 90 डिग्री बना होगा। अभी इन दोनों फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन के बिहाफ पे हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स बराबर है, दोनों 90 डिग्री के हो रहे हैं। बट अब ये दोनों पॉसिबल तो नहीं हो सकता क्योंकि दो डिफरेंट डिफरेंट तुम लाइन्स एक ही लाइन्स के ऊपर ड्रॉ कर रहे हो और दोनों को तुम 90 बोलो, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। बट इट कैन बी पॉसिबल, ये पॉसिबल हो सकता है इफ़ ओ डैश पी एंड ओ पी विल बी अ सेम। अगर ये सेम होंगे तो ये पॉसिबल है। सो हैज़ द परपेंडिकुलर टू द ए बी थ्रू पी ऑलवेज पासिस थ्रू द सेंटर ओ। तो ये हमारी थ्योरी यहाँ से प्रूफ हो जाती है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट द डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज़ 4 सेंटीमीटर। ये कहना चाहता है कि जो टेंजेंट है पॉइंट ए से बना हुआ है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है सेंटर से, उसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर। तो सर्कल का आपको रेडियस बताना है। देखो पहले हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये सर्कल है, ठीक है। अब क्या रहा है, इसमें पॉइंट ए है, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ ए, जो कि सेंटर से यानी अगर ये सेंटर ओ मानूँ सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो यहाँ पे हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये टेंजेंट बन रहा था यहाँ कहीं टच कर रहा होगा, इसको मान लेते हैं चलो बी। इससे इसकी दूरी जो है ये है 4 सेंटीमीटर की, ठीक है, 4 सेंटीमीटर। तो हमें इस सर्कल का ये रेडियस बताना है यानी ये आर की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब देखो सिंपल है, हमने पढ़ ही रखा है, अभी पता ही है कि टेंजेंट जो होता है रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है, यानी रेडियस टेंजेंट पे ड्रॉ हो या टेंजेंट रेडियस को कनेक्ट करें, परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री बनेगा। और तो इसमें हम सीधा पाइथागोरस लगा सकते हैं इस पे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जो ड्रॉ करना था ड्रॉ कर लिया है। अब सीधा हम इसमें कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे और कहानी ख़त्म करेंगे, ठीक है। सबसे पहला हम ये लिख लेंगे कि जो ए बी है ये परपेंडिकुलर है, या फिर एक काम करो पहले रेडियस के सामने लिखते हैं इसको कि जो ओ बी है ये परपेंडिकुलर होगा ए बी पे। इसका रीज़न क्या होगा, बिकॉज टेंजेंट जो होता है परपेंडिकुलर होता है, टेंजेंट इज़ परपेंडिकुलर टू दी रेडियस, ठीक है, प्रॉपर है। प्रैक्टिस के टाइम पे इसको शॉर्ट में ले सकता हूँ, ठीक है। अब अगर ये परपेंडिकुलर है सो मेरा जो एंगल होगा ओ बी ए ये 90 डिग्री होगा बस। अब इसी के बिहाफ पे मुझे बस सॉल्व कर देना है। इन ट्राइंगल ए ओ पी पिक करूँगा जिसमें मैं जानता हूँ कि बी एंगल मेरा 90 है, तो यहाँ पे मेरा पाइथागोरस थ्योरम यूज़ हो जाएगा सीधा, ठीक है। अब सीधा मैं यहाँ पे यूज़ कर दूँगा पाइथागोरस थ्योरम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हम इस बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि जो 90 के सामने साइड बना हुआ है यानी इसको हाइपोटेनस कहा जाता है, यानी ए ओ का स्क्वायर बाकी दो साइड यानी बी ओ एंड ए बी के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, ठीक है। अब इस बिहाफ पे अगर देखें तो ए ओ की वैल्यू हमें पता है जो कि 5 है, बी ओ हमें निकालना है जो कि रेडियस है, ठीक है। इसको हमने लेट नहीं करा है कुछ, यही लेके चलेंगे हम। ए बी की वैल्यू 4 है, बस इसको सॉल्व कर दो। तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, इसको मैं साथ में दूसरी साइड ट्रांसफ़र भी कर दूंगा, 16 आ जाएगा। तो 25 माइनस 16 हम जानते हैं 9 आएगा, और स्क्वायर ये दूसरी साइड जाएगा तो इसका रूट हो जाएगा 9, और 9 का रूट हम जानते हैं 3 होता है, तो 3 सेंटीमीटर। तो हैंस, या इसको ग्रीन से लिख देता हूँ, हैंस the radius of
द सर्कल इज़ 3 सेंटीमीटर। ठीक है, बस इतना सा था, ये कुछ ज़्यादा टफ नहीं था, बहुत ईजी था, एग्ज़ाम में भी आएगा था, 2 मार्क्स का आएगा। अब नेक्स्ट में मूव करते हैं, जो कि है जो एनसीईआरटी से रिलेटेड है। अब यहाँ पे 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की बात कर रहा है। तो कह रहा है यहाँ पर कि 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है जिसमें एक का रेडियस है 5, एक का रेडियस है 3। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम अ लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। तो 2 जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन रहे हैं, इनसे जो टेंजेंट बन रहा है, वैसे तो एक सर्कल के लिए वो कोड है और दूसरे सर्कल के लिए वो टेंजेंट होगा। देखो बना के दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लो एक मैंने ये सर्कल बना लिया, ठीक है, और एक इसके अंदर दूसरा सर्कल बना रहा हूँ, ठीक। अब यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल, जो कि स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा है। तो अगर मैं इसमें कोड बनाऊँ, सपोज कर लो यहाँ से ये कोड और यहाँ से ये कोड बना हुआ है, ठीक है। लार्जर सर्कल के लिए कोड होगा और स्मॉलर सर्कल को यहाँ पे टच करके जा रहा है। तो इस कोड की लेंथ निकालनी है हमें। इसमें दोबारा 9th क्लास का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा और साथ में अभी जो हमने थ्योरी पढ़ी है उनका भी यूज़ करेंगे और सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो सबसे पहले कॉन्सेंट्रिक है तो दोनों का सेंटर सेम होगा, इसको हम O मान लेते हैं, और कोड जो है इसको A और इसको B मान लेते हैं, ठीक। और हम जानते हैं कि जो सेंटर से लाइन टेंजेंट पे आता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये हम परपेंडिकुलर बनाएंगे और इस पॉइंट को P मान लेते हैं। बस इतना ही यूज़ करना और इसके बेस पे आएगा। सबसे पहले 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल बने हुए हैं, तो पहले हम 90 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। हम जानते हैं कि जो OP है ये परपेंडिकुलर है AB पर, वही लिखोगे टेंजेंट, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ परपेंडिकुलर टू दी रेडियस, ठीक है। ये तो पहला हमारा हो गया यहाँ पर। और दूसरा हमने यहाँ पर ये भी पढ़ा हुआ है 9th क्लास में कि अगर सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन हम टेंजेंट पे ड्रॉ मतलब कोड पे ड्रॉ कर रहे हैं तो उसको परपेंडिकुलरली वो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो इस भी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारे AP और PB की वैल्यू बराबर होगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसमें से किसी हाफ वैल्यू को पहले निकाल लूँ, इस मान लो इसको निकाल लूँ, तो उसका ट्वाइस करते पूरे AB की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो पहले निकाल लेते हैं हम। मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको कनेक्ट कर दे रहा हूँ, कनेक्ट कर दिया तो मुझे यहाँ पे एक ट्रायंगल मिलेगा। अब क्वेश्चन में रेडियस दिया हुआ है। अब हम जानते हैं कि जो सर्कल है ये, इसमें जो स्मॉलर सर्कल है इसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर और जो लार्जर सर्कल है उसका रेडियस यहाँ पे है 5 सेंटीमीटर। बस पाइथागोरस लगा के हम PB निकाल देंगे, ठीक है। तो इन ट्रायंगल OPB, जिसमें हम जानते हैं कि हमारा OPB जो है वो 90 डिग्री है, ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। पाइथागोरस थ्योरम इसमें यूज़ करेंगे हम, यहाँ पे लिख लेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो इस भी यहाँ पे 90 के सामने हाइपोटेनस यानी BO का स्क्वायर OP प्लस PB के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, ठीक है। बस अब इसको सॉल्व करना है। तो OB हमें पता है 5 है, OP 3 लेंगे हम और PB नहीं पता, इसको निकालना है। बस अब इसको सॉल्व कर देंगे डायरेक्टली। अगर इसको मैं करूँ तो 25 - 9 = PB आएगा। 25 - 9 हम जानते हैं 16 देगा हमें, और स्क्वायर जब दूसरी साइड ट्रांसफ़र होगा तो 16 का रूट हो जाएगा जो कि 4 बन जाएगा। तो PB की लेंथ क्या आ रही है, 4 सेंटीमीटर आ रही है, ठीक है। अब देखो, सिंस हम ये जानते हैं कि जो OP है परपेंडिकुलर है AB पर, तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो AP की लेंथ होगी वो PB के लेंथ के बराबर होगी। इसका रीज़न लिख लेंगे, बिकॉज परपेंडिकुलर 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स दी कॉर्ड, ये हमने पढ़ा था, ठीक है।
तो ये बराबर आ गया। बस अब हमें क्या करना है, देयरफॉर ए बी की लेंथ निकालनी थी हमें, और ए बी देखा जाए तो ए पी प्लस पी बी बनेगा। अब हम ए पी को भी पी बी ले सकते हैं, पी बी प्लस पी बी 2 PB आ जाएगा, जो कि 2 × 4 होगा, और 2 × 4 हमारा 8 सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो कॉर्ड की लेंथ हमें इससे मिल जाएगी 8 सेंटीमीटर। बस इतना करना था हमें। ठीक है, चाहो तो एक लाइन यहाँ पे ले सकते हो, हैंस दी कॉर्ड लेंथ इज़ 8 सेंटीमीटर। ये ऑप्शनल है, लिखना है आप लिख सकते हो, नहीं तो यहाँ तक हो चुका है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट में मूव करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो हम क्वेश्चन करेंगे सारे एनसीईआरटी के भी यहाँ पे प्रूविंग वाले हैं, जो कि बहुत पेपर में आते हैं, रिपीटेड ये होते रहते हैं ज़्यादातर। ठीक है, अब सबसे पहला आपको क्या करना है कि जो भी डायग्राम दिया हुआ है उसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज करना है, और ये देखना है कि आप उसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट चीज़ क्या कर सकते हो जिससे आंसर मिल जाए। अब जैसे कि यहाँ पे कह रहा है कि जो क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ये सर्कमस्क्राइब हुआ है सर्कल पे। सर्कमस्क्राइब तुम इसको कैसे कर सकते हो, बाई चांस पेपर में डायग्राम ना दे, ये ना दे समझ लो, तो आप सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या समझ लेना कि जो क्वाड्रिलेटरल है वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस से बना हुआ है। अब सर्कमफ्रेंस हम जानते हैं सर्कल का बॉर्डर होता है, ये बॉर्डर को ही क्या बोला जाता है, सर्कमफ्रेंस बोला जाता है। ठीक है, अब ये अगर सर्कमफ्रेंस है तो इससे कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनेगा तो आउटसाइड ही तो बनेगा। ठीक, अब फिर इसका दूसरा होता है इंस्क्राइब्ड। इंस्क्राइब्ड अंदर की साइड होता है, जो कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वगैरह के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि जो ABCD है क्वाड्रिलेटरल, ये बना हुआ है हमारा, और ये सर्कमस्क्राइब्ड है सर्कल पे। तो हमें प्रूफ करके देना है कि AB + CD का सम AD + BC के सम के बराबर है। ये थोड़ा सा टफ लगता है देखने में, बट ये बहुत सिंपल है। इसमें बस आपको एक थ्योरी अप्लाई करनी है और उसको बस ऐड ऑन करके आंसर निकाल देना है। देखो कैसे। अब हम जानते हैं, वी नो दैट टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल फ्रॉम, या एक एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ होता है ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। राइटिंग इग्नोर कर देना, अभी हैबिट नहीं हुई है इसकी मुझे उतनी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे इक्वल होते हैं, तो एक बार में ख़त्म हो गया मुझे, क्योंकि 3-4 बार इस थ्योरी को मतलब इस प्रॉपर्टी को यूज़ करना है, तो बार बार मैं नहीं ले सकता, एक ही बार में मैंने लिख दिया। अब इसके बेस पे मैं सारा लिखते चलूँगा। अगर मैं ए पॉइंट को देखूँ, ठीक है, अब टारगेट लेके चलना कि आपको AB और CD बनाना है, तो AB के हिसाब में AP को आप PB से जोड़ोगे, है ना। तो पहले मैं A को ले रहा हूँ, तो AP मेरा AS के बराबर होगा फ्रॉम A से मैंने बनाया, इसको फर्स्ट मान लेंगे। अब देखो AP को मुझे PB से जोड़ना है, तो मैं इधर PB पहले लिखूँगा, तो मेरा BP जो है ये BQ के बराबर होगा, BQ फ्रॉम B पॉइंट, दूसरा हो गया। थर्ड, अब देखो इधर साइड AB पूरा हो चुका है, अब CD बच रहा है, तो CD के सामने देखोगे तो CR और DR ये होगा। तो हम क्या करेंगे, CR इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, CQ फ्रॉम C पॉइंट, हो गया। इसको थर्ड इक्वेशन मान लेंगे। फिर अगला आएगा ये DR, तो DR के लिए क्या करना है, बस आपको ये लिख लेना है इधर RD या फिर DR लिख लो, DR इक्वल्स टू DS फ्रॉम D पॉइंट। बस इतना ध्यान रख के आपको इनको लेट कर लेना है। जिनको आपको बनाना है खाली LHS देखते चलो, RHS अपने आप बनता चलेगा। तो मैंने AB को ध्यान रखा, AB के हिसाब में मुझे AP और PB चाहिए, तो मैं पहले A पॉइंट से टेंजेंट लिखूंगा, यानी AP AS मेरा बराबर हो जाएंगे। दूसरा मैं B पॉइंट से टेंजेंट लिखूंगा, तो BP BQ बराबर हो गया। तीसरा मैं देखो ये वाला पार्ट हो गया मेरा। अब मैं CD की बात करूँगा, तो CD के हिसाब में CR और DR प्लस होगा, तो C के हिसाब में CR और CQ मेरा बराबर होगा, ये मैंने लिख लिया। फिर DR के हिसाब में मेरा DR और DS बराबर होगा, ये मैंने लिख लिया, हो गया। अब देखो आपको बस क्या करना है, इन चारों इक्वेशंस को ऐड कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लोगे एडिंग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब देखो ध्यान रखना, ये सीक्वेंस मैंने इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि इससे हिसाब से मैं फिर इनके खाली
LHS को LHS की साइड में ऐड करूँगा, ये सारे जो LHS है, और ये RHS वैल्यूज़ को RHS की साइड में। तो AP प्लस BP प्लस CR प्लस TR मेरा होगा यहाँ पर, और RHS में देखा जाए तो AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस TS, ये हो जाएगा। अब अगर हम ध्यान दें तो AP BP जुड़ के AB बन जाएगा, और CR DR जुड़ के CD बन जाएगा, हो गया। और इसमें AS को अगर तुम DS से जोड़ते हो तो यहाँ पे मुझे AD मिल जाएगा, और BQ को अगर CQ से जोड़ दोगे तो यहाँ पे मुझे BC मिल जाएगा, हो गया। देखो जो प्रूफ करना था वो आ गया, बस ख़त्म, इतना सा था ये, हैंस प्रूफ्ड। सारा इसमें जो गेम है इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से लिखने का है। अगर आपने इनको उल्टा सीधा लिखा तो फिर बाद में उनको ट्रांसफ़र करना है, उसमें कन्फ्यूजन होगी, गड़बड़ होने के चांसेस हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ये वाला क्वेश्चन, ये आप अभी सैम्पल पेपर्स वगैरह सॉल्व कर रहे होंगे तो उसमें भी आपने देखा होगा ये क्वेश्चंस आ रहे हैं काफ़ी। अब देखो इसको सॉल्व करने का बहुत सिंपल तरीका है। यहाँ पे कह रहा है कि हमें ये प्रूफ करके देना है कि ये जो AOB एंगल बन रहा है ये वाला, ये 90 डिग्री है, ठीक है। इसको 90 प्रूफ करना है। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले इन्होंने बोला हुआ है कि जो XY और X' जो है ये दो पैरेलल टेंजेंट्स है। अब पैरेलल का मतलब आप सारी थ्योरीज लगा सकते हो जो पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल्स की आपने पढ़ी हुई है इनमें। सर्कल विद अ सेंटर O and another tangent AB from point of contact C intersecting XY at A and X' at B। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो एक दूसरा टेंजेंट है जो हम C पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ड्रॉ कर रहे हैं A और ये B, ये क्या कर रहा है XY लाइन को A पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और X' लाइन को B पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इतना कह रहा है। फिर इसने बोला है कि आप ये निकाल के दो कि ये जो है AOB ये 90 डिग्री का है, ठीक है। देखो सबसे पहला हमने ये पढ़ा हुआ है कि ये जो सेंटर से लाइन टेंजेंट के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे आता है ये इस यहाँ पे बनने वाले एंगल को बाइसेक्ट करता है, ये पढ़ा हुआ है हमने, ठीक है। अब ये जब पढ़ा हुआ है तो हम इस हिसाब में कह सकते हैं कि ये और ये एंगल मेरा बराबर होगा, और उसी तरफ से मेरा ये और ये वाला एंगल भी बराबर होगा, ठीक है। अब इसको अगर लिखना है हमें बाइसेक्टिंग पॉइंट तो आप इसमें एक काम कर सकते हो, ये 90 हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा, ठीक है। देखो सिंपल, अब यहाँ पे लिख लो सबसे पहले कि जो OP है ये परपेंडिकुलर है XY पे, ठीक है, और ये जो OQ है ये भी परपेंडिकुलर है X' और Y' पे, ठीक है। रीज़न क्या लिख देंगे, वही टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ये बराबर होगा, ठीक है। अब इतना जब ये आ रहा है तो इतना तो हमें क्लियर हो गया कि जो ये एंगल OPA बन रहा है और जो एंगल OQB बन रहा है दोनों क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर इन क्वाड्रिलेटरल PQBA में सम एंगल प्रॉपर्टी लगाता हूँ, ठीक है, या एंगल सम प्रॉपर्टी लगाता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरा एंगल OPA प्लस एंगल OQB एंड एंगल PAB प्लस एंगल QBA, इनका सम कितना होगा 360, हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। साइड में यहाँ पे मैं छोटा सा लिख देता हूँ, इधर जो साइड में आपको लिखना है एंगल या सम एंगल प्रॉपर्टी, सॉरी सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब देखो ये पता है हमें ये 90 है,
ये भी पता है 90 है, बट ये दोनों का नहीं पता, ठीक है। तो ये मेरा एंगल PAB प्लस एंगल QBA, ये मेरा 360 आएगा, और इन दोनों को जोड़ने पे 180 बनेगा, इधर जाके माइनस होगा, तो मुझे ये पता चल रहा है कि PAB और QBA इन दोनों का सम कितना है, 180 है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ में और ऐड ऑन करेंगे, या तो तुम इसको प्रूफ कर लो, जैसे अगर मैं इसको जोड़ देता हूँ तो दो मुझे यहाँ पे ट्रायंगल मिलेंगे, और इसको कॉन्ग्रेंस प्रूफ करके हम इसको बाइसेक्टर कह सकते हैं, ठीक है। ये कर लो, प्रूविंग हो जाएगी। अगर ये 5 मार्क्स में आता है तो प्रूविंग करना, अदरवाइज इसको आप डायरेक्टली ले सकते हो, ठीक है। पहले मैं इसमें एक पेज ऐड कर देता हूँ। अब देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें अब इसमें बार बार मिट जा रहा है, तो ये ध्यान रखना मैंने OC को जॉइंट कर दिया है, ठीक है। अब देखो OC को जगह जॉइंट कर दूंगा तो मुझे दो ट्रायंगल मिलेंगे, एक OPA और एक OCA, ये मिलेगा। तो यहाँ पर हम ट्रायंगल पिक कर लेंगे इन ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OCA, क्योंकि ऐसी कोई थ्योरी नहीं है जिसने डायरेक्ट कहा हुआ है, ये प्रूविंग है, रिमार्क आया था, ठीक है। तो इसको प्रूफ करके दिखा लोगे तो बेस्ट रहेगा 5 मार्क्स के हिसाब से। बाकी अगर 2-3 में आता तो डायरेक्टली इसको लिख सकते हो। अब ये दोनों ट्रायंगल जब पिक कर रहे हैं हम, ठीक है, तो हमें पता है कि ये P पे 90 बन रहा है और ये भी रेडियस इधर 90 ही बनाएगा, ठीक। तो एक एंगल तो हमें ये मिल रहा है दोनों में, दूसरा एक ये साइड कॉमन मिल रहा है, और दूसरा A पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं, ठीक। या SSS लगा लो, 90 ना लगा के SSS लगा सकते हो। देखो OP और ये रेडियस हो गया, ये कॉमन हो गया, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, SSS लगा के ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस आ जाएंगे, तो इनको लगा देंगे हम, ठीक। या RHS रूल भी लगा सकते हो, दोनों है हमारे पास ऑप्शन। RHS, चलो RHS ही लगा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी थ्योरिंग की प्रूविंग जो थी थ्योरम की वो RHS से ही था। सबसे पहला हमने OCA के लिए नहीं लिखा है, 90 है, वो साथ में ही लिख देंगे यहाँ पर हम। तो हम जानते हैं कि जो एंगल OPA बना हुआ है और एंगल OCA बना हुआ है, ये दोनों क्या है, ईच 90 है। पहला तो ख़त्म, ठीक है। यहीं पे तुम ये ऐड कर देना, जो OP था, सॉरी OC जो था ये 90 था हमारे CA पे, ठीक है। तो इस हिसाब में अगर हम देखें तो ये भी हमारा हो जाएगा, बट हमने जब यूज़ करा था तो हमने इनका यूज़ करा था खाली, यानी OPA और OQB का करा था, बट जब ये लिखोगे ना तो एक ही में तीनों लिख देना। तो ये 90 आ गया, RHS रूल के हिसाब से R मिल गया हमें। H लेना है हाइपोटेनस, अब हाइपोटेनस देखोगे तो दोनों में OA जो है कॉमन है, तो ये कॉमन निकल गया हमारा। फिर एक S चाहिए, तो देखोगे तो PA और AC ये दोनों एक कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉन है, तो हम ले सकते हैं PA जो होगा हमारे CA के बराबर होगा। इसमें थ्योरी लिख देना डायरेक्ट, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, खाली इतना लिख लो, एक्सटर्नल पॉइंट हो गया। अब क्योंकि ये बराबर सारा आ रहा है तो इस हिसाब में हम कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल होगा OPA मेरा कॉन्ग्रेंस होगा ट्रायंगल OCA के। कौन सा रूल यहाँ पे लग जाएगा, RHS रूल, ठीक है। RHS रूल के हिसाब से कॉन्ग्रेंस आ गया। अब अगर ये कॉन्ग्रेंस आ रहा है तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो ट्रायंगल है, ठीक है, कॉन्ग्रेंस ये जब आ रहा है तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा एंगल PAO बराबर होगा एंगल CAO के, ठीक है, यानी PAO एंड CAO के बराबर आ रहा है, ठीक। क्या लगेगा यहाँ पे, CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल। अब जब ये आ चुका है तो इस हिसाब में सिमिलर लिख लेंगे यहाँ पर, क्योंकि दूसरे के लिए बार बार नहीं करना रहेंगी। सिमिलरली कह सकते हैं हम कि हमारा जो एंगल, ध्यान से देखोगे, QBO और CBO ये बराबर आएगा, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं QBO फिर CBO ये बराबर आ जाएगा मेरा, ठीक है। जब हम प्रूफ करेंगे कॉन्ग्रेंसी वगैरह करके तो ये मिल गया। अब देखो यहाँ पे हमने प्रूफ करा था कि इसका ये 180 आ रहा है, इसको इक्वेशन ट्रीट करेंगे और इसको भी यूज़ करेंगे हम, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ कि PAB जो है फ्रॉम फर्स्ट जो मैंने माना था, मेरा ये लिख रहा होता ना PAB, और दूसरा जो है यहाँ पर QBA ये 180 है। तो PBA को अगर तोड़ूंगा मैं तो यहाँ पे ले सकता हूँ PAO प्लस
देखो PAO प्लस OAC, ठीक, तो OAC। फिर इसी तरीके से इसको भी तोड़ूंगा तो QBO प्लस क्या बनेगा, QBO प्लस CBO, ये लिखा जा सकता है CBO। ये मेरा 180 हो गया। अब क्योंकि हमने यहाँ पे अभी प्रूफ करा है सेकंड और इसको थर्ड मान लेते हैं थर्ड में कि ये दोनों बराबर होते हैं। अब मुझे ध्यान रखना अंदर का पार्ट का काम है, क्योंकि मुझे इसको 90 प्रूफ करना है, तो मुझे OAC और OBC ये हर हाल में चाहिए। तो OAC ये बन रहा और OBC यानी ये वाला बन रहा है, तो इन दोनों को हटाएंगे। PAO की जगह पे मैं लिख दूंगा CAO या फिर OCA ले सकता हूँ, और ये QBO की जगह पे मैं यहाँ पे ले सकता हूँ CBO, और CBO पहले ही चल रहा था, ये 180 हो गया। इसको लिख लेंगे हम फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, बहुत लॉन्ग जा रहा है बट कोई नहीं। इनको 2 एंगल OAC प्लस 2 एंगल CBO इक्वल्स टू 180 हो जाएगा, और 2 कॉमन लेके अगर आप डिवाइड कर देते हो तो ये 182 से कट जाएगा, तो एंगल OAC प्लस एंगल CBO मेरा 90 आ जाएगा। हो गया, इनका सम 90 आ गया। अब लास्ट काम यहाँ से हमें करना है बस, अब क्योंकि हमें जो प्रूफ करना था हम उसको बिल्कुल पास हो चुके हैं। इन ट्राइंगल अगर ध्यान से देखें, ये वाला जो बन रहा है AOB वाला, ठीक, AOB एंगल सम प्रॉपर्टी अगर हम इसमें लगाए या सम एंगल प्रॉपर्टी हम लगाएं, सम एंगल प्रॉपर्टी अगर हम इसमें लगाते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो एंगल है OAB प्लस एंगल OBA प्लस एंगल AOB, इनका सम होगा 180। अब एंगल OAB जो है इसको मैं ले सकता हूँ एंगल OAC, क्योंकि बीच में C पॉइंट था, और एंगल OBA जो है इसको मैं OBC ले सकता हूँ AOB, ये आ गया। अब देखो इन दोनों का सम हमने यहाँ पे प्रूफ करा है, 90 आया हुआ है, तो इनकी जगह 90 आ जाएगा और यहाँ पे AOB आ जाएगा। बस 90 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो AOB का जो वैल्यू होगा हमारा 90 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है जो निकालने का क्वेश्चन है, मतलब प्रूफ करने के लिए बोला था। ठीक है, सो यहाँ पे लिख देना इसके बाद हैज़ प्रूव्ड। आई नो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो गया। देखो 5 मार्क्स के सम में आपको ये पूरा पोर्शन करना होगा। मैंने थोड़ा स्लो जाके इसको सही से समझाया, और कोई चीज़ स्क्रिप्टेड नहीं है, तो मैं ऑन द स्पॉट ही इसको सही से समझा रहा हूँ, जितना बेस्ट हो सकता है उतना बेस्ट करवा रहा हूँ, ताकि वीक स्टूडेंट भी इसको सही से समझ जाए। ठीक, तो अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल दैट सबटेंडेड बाय the line segment joining the point of contact at the center। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर एक ये हम सर्कल बना रहे हैं, ठीक है, और सर्कल पे बाहर के एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट अगर ड्रॉ करा जा रहा है, एक ये और एक ये, ठीक है, तो जब इस टेंजेंट की लाइन को जो सर्कल पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बना हुआ है इसको हम सेंटर पे जोड़ रहे हैं, तो एक यहाँ और एक ये, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है एक इस पे और एक पॉइंट सेंटर पे, ये दोनों सप्लीमेंट्री है, ये हमें प्रूफ करना है। ध्यान से इसको कन्वे करूँ अगर, तो प्रूफ दैट द एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट्स, यानी 2 टेंजेंट्स के बीच में जो बना हुआ एंगल है ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल इज सप्लीमेंट्री to the angle subtended by the line joins the point of the contact at the center। यानी ये एंगल जो लाइन ज्वाइन करा जा रहा है सेंटर पे और वहाँ पे जो एंगल बन रहा है इससे सप्लीमेंट्री है, यानी इन दोनों का सम 180 है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो एक्सटर्नल पॉइंट को P मान लेते हैं, इसको A और इसको B, वही लगाएंगे 90 वाला कि जो टेंजेंट होता है वो रेडियस पे 90 परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये अप्लाई करना है बस हमें। तो पहले डायरेक्टली हम ये लिख देंगे इसमें कि OA जो है परपेंडिकुलर है किस पे, PA पे। ठीक, और एंड OB
पी परपेंडिकुलर है किस पे, पी बी पे, तो रीज़न वही लिख लेना, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस। ठीक, अब देखो ये हो गया, तो इस हिसाब में तो हमारा सीधा सीधा क्लियर है। सो एंगल पी ए ओ और यप बैक कर लेता हूँ, ये 90 हो रहा है, फर्स्ट मान लिया, एंड पी बी ओ ये भी क्या होगा 90, सेकेंड मान लिया इसको हमने। ठीक है, अब देखो सिंपल है, सम प्रॉपर्टी लगा देंगे हम। इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी, सॉरी अगर पड़ी हुई है ना, ए ओ बी पी, एंगल सम अगर लगाते हैं हम तो एंगल ए पी बी, एंगल पी ए ओ प्लस एंगल पी बी ओ प्लस एंगल ए ओ पी, इनका सम क्या होगा 360, वही एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो ए पी बी जो है हमारा, यानी ए पी बी, इसको तो मैं डिफाइन, इसको तो मतलब इसी का सम हमें ए ओ बी के साथ 180 प्रूफ करना है। पी ए ओ हमारा 90 आ चुका है, एंड पी बी ओ ये भी हमारा 90 आ चुका है, एंड ए ओ बी की बात करें, इसको भी हमें सप्लीमेंट्री प्रूफ करना है। ठीक, बाय साइड में लिखना है तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ये लिख लेंगे। तो अब देखा जाए तो 90 + 90 180 हो जाएगा, और साथ ही में 180 को हम दूसरी साइड ट्रांसफ़र भी कर देंगे। ठीक है, तो 360 - 180 यानी एंगल ए पी बी और एंगल ए ओ बी का सम हमारा 180 आ गया। ठीक है, बस यही करना था, लास्ट में लिख देना हैंस यही वाली आपको कॉपी पेस्ट करनी है ऊपर से। अगर हम मैं बात करूँ यहाँ पर जो यहाँ से है, इस ई को आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है बस। ठीक है, हैज़ द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल सप्लीमेंट टू द एंगल सबटेंडेड बाय द दिस। ये जो लाइन है इसी को कॉपी पेस्ट करना है आपको, बस ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है प्रूफ दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब्ड अ सर्कल इज़ अ रोम्बस। तो अगर ये कि पैरेललोग्राम यानी ए बी सी डी, अगर ये एक पैरेललोग्राम है और ये सर्कमस्क्राइब हो रहा है सर्कल पे, वही चीज़ मैंने समझाया था, सर्कल के सर्कमफ्रेंस से बना हुआ अगर ये शेप है तो आपको प्रूफ करना है कि ये रोम्बस होगा। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेंगे हम। ठीक है, तो हमारे पास जो गिवन है सबसे पहला तो यही बेसिक चीज़ है, एक ही चीज़ गिवन है मेनली, बट इस एक वर्ड ने हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन दे दिए। ए बी सी इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, और अगर हम अब बात करें आगे तो हमें यहाँ पे ये प्रूफ करना है, टू प्रूव ये करना है कि जो ए बी सी डी है रोम्बस है, ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस। अब देखो अगर इसको मुझे रोम्बस प्रूफ करना है तो रोम्बस कैसे प्रूफ करूँगा, मेन तो यहाँ पे ये बात होता है। देखो रोम्बस प्रूफ करने का सिंपल एक ही चीज़ है कि मुझे इसकी सारी साइड यानी ए बी, बी सी और सी डी और डी ए या ए डी इसको बराबर प्रूफ करना होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे प्रूफ। तो ये बिल्कुल जो पीछे अपने क्वेश्चन करा था ना इसी की तरह है, देखो ध्यान से इसको समझना। अब जैसे हमने यहाँ पे प्रूफ जो करा था ये चीज़, अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे आप तो हमने ए बी प्लस सी डी को ए डी प्लस डी सी बी सी के बराबर प्रूफ करा था। अब देखोगे तो ए बी ये रहा और सी डी ये रहा। अब अगर हम देखें तो हमारे पास अभी मालूम है कि ये जो दो साइड है ये पैरेललोग्राम की साइड्स है, यानी दोनों बराबर होंगी, तो दोनों जुड़ के यहाँ पे हम 2AB लिख सकते हैं, यानी दोनों को जोड़ दिया जाए, CD को AB से सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो 2AB आ जाएगा। सिमिलरली AD और BC को अगर हम प्रूफ कर देते हैं कि इनका सम हमारा ये आ रहा है, तो मैं BC की जगह पे AD कर दूँ अगर,
तो मेरा 2AD आ जाएगा और 2 से 2 खत्म हो जाएगा और AB और AD बराबर आ जाएगा। ठीक है, यानी वो इसी का एक एक्सटेंशन है। बस उसमें क्या चीज़ है कि ये दे दिया गया है कि ये ABCD पैरेललोग्राम है और इसको रोम्बस प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखो कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले वही टारगेट है, हमें क्या करना होगा, AB और CD का सम प्रूफ करना है कि ABCD का सम प्रूफ करना है कि BC और AD के सम के बराबर है। ठीक, देखो कैसे करोगे, वही चीज़, वी नो दैट tangents drawn from external point, ठीक है, from an external point are equal। ठीक है, तो इस बेस पे अगर मैं ए को टारगेट करता हूँ तो ए पी मेरा AS के बराबर होगा। ये कौन से पॉइंट से ड्रॉ है हमारे, फ्रॉम ए, इसको 1 मान लेंगे। अब AP हो चुका है, BP लेना है, तो BP जो होगा मेरा BQ के बराबर होगा, जो कि फ्रॉम B से ड्रॉ हुआ है, यानी 0.2। सेम अब AB हो चुका है, CD लेना, तो CR जो है CQ के बराबर होगा, जो कि C पॉइंट से ड्रॉ हो रहा है, इसको मान लेंगे हम 3rd। ठीक है, फिर बचा अब क्या हमारा DR, तो जो DR होगा वो बराबर होगा DS के, फ्रॉम D पॉइंट, इसको मान लेंगे 4th। अब बस अब चारों को ऐड कर देना है, एडिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड 4th, तो सभी के LHS प्लस होंगे और RHS। तो देखो AP और BP को अगर जोड़ा जाए तो हम यहाँ पे सीधा क्या ले सकते हैं, AB, और CR और DR को जोड़ा जाए तो हम यहाँ पे ले सकते हैं CD। उसी तरीके से अगर हम AS और BQ को जोड़ देंगे तो इसको हम ले सकते हैं एक मिनट, AS और BQ नहीं जोड़ सकता, सॉरी मैंने इसमें गलती कर दी, हमें जोड़ना होगा, और इसमें हमें जोड़ना होगा AS और DS को। ठीक है, तो ये जुड़ के बन जाएंगे यहाँ पर AD, देन प्लस अब हम जोड़ेंगे यहाँ पर BQ और CQ को, तो BQ CQ को जोड़ के हम BC ले सकते हैं। ठीक है, अब ये तो देखो पहला जितना हमने क्वेश्चन करा हुआ था पीछे उसकी तरह हो गया। अब हमें इसको क्या करना है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लगा के एडजेसेंट साइड्स को सेम करना है। तो हम ये जानते हैं कि जो AB और CD ये अपोजिट साइड है, देखो AB और CD अपोजिट साइड्स हैं, तो हम कह सकते हैं दोनों बराबर होंगे। तो हम यहाँ पे एक काम करेंगे, CD की जगह पे AB लिख लेंगे और पहले वाला AB हमारा जो था वो रहेगा, और BC की जगह पे हम यहाँ पर AD लिख लेंगे। ठीक है, साइड में रीज़न लिख लेना, क्योंकि जो हमारा AB है वो CD के बराबर होगा एंड जो AD है वो BC के बराबर होगा, बिकॉज ये क्या थे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब ज़्यादा इसमें बचा नहीं है, इसलिए मैं बगल में ही कर दे रहा हूँ यहाँ पे एक लाइन खींच के। अब जब ये हो चुका है हमारा तो 2AB हो जाएगा इधर, और इधर साइड हो जाएगा 2AD, 2 से 2 खत्म, AB इक्वल्स टू AD आ रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखो AB मेरा AD के बराबर है। ठीक, और अगर हम देखें तो पैरेललोग्राम के हिसाब से ध्यान से अगर देखोगे AB मेरा, देयरफॉर जो AB है मेरा AD के बराबर हो चुका है और अपोजिट साइड है ये, तो उस हिसाब में ये जो AD है मेरा BC के बराबर होगा, और सेम जो AB है ये मेरा CD के बराबर था, तो सारी साइड सेम आ गई। अब सारी साइड अगर सेम है तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक रोम्बस है, हैंस इट इज़ अ रोम्बस। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है ट्राइंगल ABC
is drawn in a circumscribe a circle of radius 4 centimeter such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are the length 8 centimeter and 6 centimeter। तो यहाँ पे सिंपल कह रहा है कि एक ABC ट्राइंगल है, इसका जो रेडियस है वो यहाँ पर है 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। सच दैट द सेगमेंट BD एंड DC into which BC divides by the point of contact D are of length 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो जो BC ये लाइन है ये D पॉइंट से डिवाइड हो रहा है, जिसमें BD की लेंथ है 8 एंड CD की लेंथ है 6। तो हमें यहाँ पर AB की लेंथ और AC की लेंथ बतानी है, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम इसमें इसको कनेक्ट कर लेते हैं, O से एक और यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और एक और O से हम इस पर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। और इनको कोई नेम दे देते हैं, तो इसको मैं E और इसको F मान लेता हूँ, ठीक है। अब देखो इतना तो हम जानते हैं कि जो टेंजेंट्स सेम मतलब एक एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ होते हैं उनकी लेंथ बराबर होती है। तो अगर BD 8 है तो BEB क्या होगा 8 सेंटीमीटर होगा, और अगर CD 8 है तो CFB क्या होगा 6 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब AE और AF की प्रॉब्लम है, अगर ये मिल जाता तो हमारा क्वेश्चन वैसे ही ख़त्म था, क्योंकि AB और AC की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो AE को हम मान लेते हैं यहाँ पर X सेंटीमीटर, तो AF भी हमारा क्या होगा X सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और ये हम जानते हैं कि जो क्या बोलते हैं रेडियस टेंजेंट पे जो ड्रॉ होता है वो 90 डिग्री होता है। तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 है, ये भी 90 होगा, ठीक है। इनका हम यूज़ करेंगे अभी। तो जितना पहले अभी तक हमने कंक्लूड करा है उसको लिख लेते हैं। अब सबसे पहला यहाँ पे हम लेट करेंगे, लेट द लेंथ ऑफ AE, ठीक है, AE इक्वल्स टू X सेंटीमीटर, बस इतना मान लेते हैं, ज़्यादा नहीं लिखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहले वो वाली बात लिख लेंगे, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ये इक्वल होते हैं। सो इस हिसाब पे हम क्या कह सकते हैं कि एक तो AE की लेंथ और AF की लेंथ बराबर होगा, जो कि हमने X सेंटीमीटर माना हुआ है, जो हमारा फ्रॉम A पॉइंट से ड्रॉ है, ठीक है। अब इसी तरीके से BD और BE की लेंथ बराबर होगी, जो कि 8 सेंटीमीटर हमारा है यहाँ इस केस में, जो कि हमने फ्रॉम B पॉइंट से ड्रॉ करा है। सेम CD CF के बराबर होगा, यानी 6 सेंटीमीटर होगा, जो कि हमने 6C पॉइंट से ड्रॉ करा है, ठीक है। इतना हमारे पे यहाँ पे आ चुका है। अब देखो परपेंडिकुलर वाला भी हम केस लिखेंगे अभी, बट पहले सोच के देखते हैं कि ये एक्स निकाले कैसे, क्योंकि यार डायरेक्टली हम तो इसको निकाल नहीं सकते, तो कुछ तो तरीका लगाना पड़ेगा। अब एक्स निकालने के लिए हम एक काम करेंगे, इसमें एक मिनट दे दो, उसे दूसरा कलर ले लेता हूँ। अब देखो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है C से O पॉइंट को जॉइंट कर देंगे, और सेम A से O को जॉइंट कर देंगे, एंड O को B से जॉइंट कर देंगे। ऐसा मैंने इसीलिए करा क्योंकि इससे मुझे 3 डिफरेंट ट्राइंगल्स मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि जब मैंने इसको जॉइन करा था यहाँ पे मुझे एक ये ट्राइंगल मिला, ये वाला, ठीक है। और अगर दूसरी की बात करें तो दूसरा हमें ये वाला ट्राइंगल मिलेगा, ठीक है। और अगर हम इसी को कंटिन्यू करें तो तीसरा जो हमें ट्राइंगल मिला था ये वाला, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो ये 3 ट्रायंगलों की अगर हम एरिया निकालें, मतलब इन 3 ट्रायंगलों का अगर एरिया निकाला जाए और उनको सम अप करा जाए तो पूरा ABC का ट्रायंगल ABC का एरिया लिख लेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें सेपरेटली
ये बहुत ज़्यादा अजीब हो गया है, इसीलिए इसको हटा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। बिल्कुल लाइट कलर यूज़ कर लेता हूँ ताकि जो दिखने में भी बने और हाईलाइटेड भी रहे। ठीक है, एक हमारा ये वाला ट्रायंगल था, और एक ये वाला है, बराबर ही है, एक ये वाला है, ठीक है। अब इन तीनों ट्रायंगलों का अगर हम एरिया निकाल के जोड़ दें तो ए बी सी का एरिया बन सकता है, ठीक है। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, अगर तीनों की बात करा जाए तो हमें क्वेश्चन के हिसाब से पता है कि रेडियस है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। तो सेपरेटली अगर एक ट्रायंगल की बात करें हम, अगर एक ट्रायंगल यानी इसको मैं पिक करूँ तो यहाँ पर इस ट्रायंगल में मेरे पास हाइट भी है और इसका बेस भी आ रहा है बी सी, यानी 6 + 8 करके आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 1/2 B/H का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, ठीक। तो पहले हम ये 90 वाला कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे सबके लिए लिख लेंगे कि जो ओ एफ है ये परपेंडिकुलर है ए सी पे, और उसी तरीके से ओ ई परपेंडिकुलर है ए बी पे, एंड ओ डी जो है ये भी परपेंडिकुलर है किस पे, बी सी पे। यहाँ पे हम वही लिखेंगे, यानी टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस, ठीक है। अब देखो, अब अगर हम सेपरेटली एरिया निकालना चाहें तो पहले मैं निकालूंगा ओ बी सी का एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी। फॉर्मूला लिखेंगे, खाली एक में लिखेंगे बाकी में नहीं। 1/2 बेस इंटू हाइट ये होता है, तो 1/2 ये होगा, इसका बेस जो है 6 + 8 होके आएगा और हाइट इसमें है 4, ठीक। या तो आप एक काम करो, पहले इसके जो लाइन नेम्स है वो लिख लो। बेस इसका बी सी है और हाइट इसमें ओ डी है, ठीक। सीधा सीधा देखा जाए तो 1/2 बी सी हमारा 6 + 8 यानी 14 आ जाएगा, और ओ डी हमारे पास 4 है। काटोगे 2, 4 2 सा 28, ये आ गया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका। उसी तरीके से अब अगर हम दूसरा निकालें, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी ए, फॉर्मूला वही लगेगा, इसका बेस जो होगा ए बी होगा और हाइट जो होगा इसका ओ ई होगा। तो 1/2 तो ये रह जाएगा, ए बी जो है वो x + 8 बन रहा था, यहाँ पे हम लिख लेंगे x + 8 मल्टीप्लाई ओ ई हमारे पास जो है वो 4 है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 आएगा, 2 ब्रैकेट x + 8, यही रहने देंगे, इसको ओपन नहीं करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो ट्रायंगल था हमारा ओ सी ए, इसमें यही फॉर्मूला लगेगा, मगर इसका जो बेस ट्रीट होगा वो होगा ए और सी इंटू ओ एफ। तो 1/2 तो ये रहेगा, ए सी देखोगे तो x + 6 हो रहा है, तो x + 6 अगर हम करते हैं तो यही रहेगा, और हाइट यहाँ पे 4 है, इसको काट दोगे 2 आ जाएगा, यानी 2 ब्रैकेट x + 6 हो गया यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब देखो इन तीनों को कंबाइन करा जाए तो हमारा ट्रायंगल जो है ए बी सी का एरिया निकलेगा, ठीक। तो एक काम करते हैं, हम इसका भी निकाल लेते हैं, और देखा जाए तो सब बराबर होंगे तो उनको बराबर पुट कर देंगे। इसके लिए एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं फर्स्ट एंड इसको सेकंड, इसको थर्ड, ठीक है। अब एक निकालेंगे हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी पूरा निकालेंगे। इसमें हम लगाएंगे हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला हमें पता है, एक काम करते हैं, हीरोन्स फार्मूला तो मालूम है बट उसके लिए पहले एस चाहिए होता है, ठीक है। तो इसको अभी ना लिख के पहले एस निकाल लेते हैं। तो एस का हम जानते हैं हाफ पेरीमीटर होता है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी + बी सी + ए सी, उनका हाफ निकालना है। ए बी की वैल्यू हमने देखी थी, यहाँ पे अभी हमने जो पुट करा था x + 8 ये लिखना पड़ेगा, और बी सी की वैल्यू हमने इधर रखी थी, ये रहा, बी सी की वैल्यू 14 थी, ए सी की वैल्यू x + 6 आया था /2।
एक्स 2 बार है तो 2x हो जाएगा। और अगर देखा जाए तो न्यूमेरिकल नंबर 8 6 14 14 14 28 ये होता है हमारा। 2 कॉमन निकाले अगर हम काट देते हैं तो हमारा x+14 आएगा यहाँ पे, s हमारा x+14 हो जाएगा। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाएंगे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का, और इसमें हम अप्लाई करेंगे हीरोन्स। और हीरोन्स का फॉर्मूला जो था वो था √s s-a s-b और s-c। ठीक, तो s तो इसमें हमारा निकल रहा है x+4। अब s-a की बात करा जाए, यानी x+4 में अगर मुझे माइनस करना a, तो a हम यहाँ पे साइड ले लेंगे ये वाली ए बी, जो कि 8 x+8 है, तो माइनस में लिखना है इसलिए इसको ब्रैकेट लगा लो स्क्वायर, और इसको यहाँ पे लिख लो x+8, ये हो गया। फिर अगला जो है वो है हमारा s रहेगा ही रहेगा, माइनस होगा यहाँ पर बी सी लिख लेते हैं। ठीक है, बी सी की वैल्यू क्या आई थी 14, लास्ट x+14 मैंने 4 लिख दिया। ठीक है, x+14, फिर ए सी की वैल्यू जो लिख ली थी x+6 लिख ली थी, तो ब्रैकेट x+6 ये आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ये ज़्यादा ही खिचड़ी हो रही है इसमें। अब देखो x+4 यही रहेगा। अब अगर हम यहाँ पे देखें x+14, यार मैंने 4 लिख दिया, फिर सॉरी, ये 14 है, ये 14 आएगा, माइनस ये अंदर इंटू होगा माइनस, तो -x -8। ठीक है, फिर नेक्स्ट में तो अलग यूज़ कर लेता हूँ ताकि हाईलाइटेड रहे। नेक्स्ट में x+14 था, -14, तो ये सीधा ही ख़त्म हो जाएगा, यानी यहाँ पे खाली 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास जो बचेगा खाली x बचेगा। ये आ गया। फिर x+14 ये था, माइनस अंदर जाएगा तो -x -6 ये बच गया। ठीक, अब देखो ये x+14 हमारा रहेगा, इधर अगर देखा जाए तो x से x ख़त्म हो जाएगा, 14 - x 6 आएगा, एक x ये चल रहा है, और दूसरा अगर इसको सॉल्व करते हैं हम तो यहाँ पे x से x ख़त्म हो जाएगा, 14 - 6 इधर 8 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये वैल्यूज़ हमारे पास आ रही है। ठीक, और इसको थोड़ा और सही करें अगर हम, तो 8 × 6 48 x ब्रैकेट x+14 ये हमारे पास आ जाएगा एरिया। ठीक, इसको मान लेंगे 4th। अब देखो अगर इन तीनों को फर्स्ट सेकेंड थर्ड इन तीनों को ऐड करा जाए तो इसी के एरिया के बराबर आएगा 4th के, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड 4th, जो कि है एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो हमने फर्स्ट में लिखा था OBC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OBA प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OCA, ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के बराबर होगा। अब वैल्यूज़ पुट करो, OBC की जो वैल्यू थी वो आई थी 28, और OBA के जो वैल्यू था वो आया था 2 ब्रैकेट x+8 प्लस, फिर लास्ट OCA का जो वैल्यू आया था वो 2 + 6 x+6 आया था, 2 ब्रैकेट x+6 इक्वल्स टू, ये लास्ट वाले का हमारा जो एरिया आया है वो आया √48x x+14 ये है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें इससे x की वैल्यू मिल जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया बट अब ये सॉल्व हो जाएगा आराम से। ठीक, देखो पहले तो इसको सॉल्व कर लो, 28 है, 2 अंदर इंटू हो जाएगा 2x + 16 + 2x + 12 ये रहेगा। 48 को बाहर तो ला सकते हैं हम बट अभी इसको अंदर ही रहने देते हैं, ये आ गया। 2x तो यहाँ पे 4x हो जाएगा, एंड अगर इसको जोड़ते हैं 28 और 12 तो ये 30 40 होगा, 40 56 ये हमारे पास आ जाएगा।
अब एक चीज़ देखोगे तो 4 और 56 आ रहा है, और इसमें से मैं 4 बाहर निकाल सकता हूँ, क्योंकि 48 मेरा जो होता है 16, देखो 48 जो होता है मेरा 16 × 3 होता है, एक्स प्लस 14 ही आ जाएगा। तो 16 तो हम जानते हैं कि 4 का स्क्वायर होता है, तो 4 इसमें बाहर आ सकता है, और जैसे ही 4 आएगा अंदर क्या रह जाएगा, खाली 3x, एक्स प्लस 14 ये रह गया 4 से, सॉरी मैंने पहले काटा था। तो यहाँ पे हम 4 अगर कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 आएगा, 4 ये रह गया, अंडर रूट 3x, एक्स प्लस 14, 4 से 4 ख़त्म हो जाएगा, x प्लस 14 इक्वल्स टू ये आ रहा है। एक काम करेंगे, साथ में दोनों साइड स्क्वायर ही भी कर लेते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्योंकि ये लिखना हो रहा है इसमें। आप स्क्वायर कर लोगे तो x प्लस 14 होल स्क्वायर इधर आएगा, और इधर आएगा 3x, एक्स प्लस 14 रह जाएगा, ठीक है। अब देखो स्क्वायर करने का फ़ायदा ये था, ये डायरेक्टली कट जाएगा, x प्लस 14 ये बचेगा, 3x ये आ गया। अब x को दूसरी साइड भेज दोगे तो 3x में माइनस होकर 2x आ जाएगा, इक्वल्स टू 14 रहेगा, और इससे अगर हम सॉल्व करें तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 7 आ रहा है, 2 से कटते ही 7 हो जाएगा। अब x अगर 7 आ रहा है तो हम बाकी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जो हम ए बी की वैल्यू निकालनी थी और ए सी की वैल्यू निकालनी थी, अब निकाल सकते हैं। ए बी जो था हमारा x प्लस 8 था, तो 7 प्लस 8 हो जाएगा, जो हमें 15 देगा, 15 सेंटीमीटर लिखना है पेपर में। और ए सी जो था x प्लस 6 था, तो यहाँ पे 7 प्लस 6 आएगा, यानी 13 सेंटीमीटर। ख़त्म। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था ये, ठीक है। अगर ये आएगा तो 5 मार्क्स से नीचे नहीं आएगा। आई होप ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही मैं डीप में जाके कराया हूँ, और इसमें जितना हो सकता था मैंने लिखा है, जिसमें एक नंबर भी कोई काट नहीं सकता है, ठीक है। तो अब ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखो कह रहा है प्रूफ करना है कि जो अपोजिट साइड्स है क्वाड्रिलेटरल की सर्कमस्क्राइब्ड हैं, जो सर्कल, प्रूफ दैट द अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटर सर्कमस्क्राइब्ड अ सर्कल सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल। यानी सर्कल के सेंटर पे क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड सप्लीमेंट्री एंगल सबटेंड कर रहे हैं, यानी उनका सम 180 होगा। अब इसको चलो ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा सा इसमें मुझे टाइम लगेगा तो इसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, ये जैसे कोऑर्डिनेटर यहाँ पे बन गया। अब यहाँ से उल्टा सीधा मत भैया भाई, ठीक है। अब देखो कह रहा है ये अगर मैं कोऑर्डिनेटर यहाँ पे बना रहा हूँ, तो इसको नाम दे लेता हूँ ए बी सी एंड डी। अब इस कोऑर्डिनेटर के जो अपोजिट साइड्स हैं हमारे, यानी अगर मैं अपोजिट साइड अभी के लिए ए डी और बी सी को ही खाली पिक करूँ, तो इसका सेंटर हमारा अभी के लिए हमारा हो जाएगा ओ। अब कह रहा है इससे अगर एंगल सबटेंड हो रहा है तो डी से, मान लो ये रहा डी, यहाँ से एंगल सबटेंड हो रहा है इस पे, और ए से सबटेंड हो रहा है, यानी इस अपोजिट साइड से ये दो एंगल, ये एंगल सबटेंड हुआ। फिर सी और बी से यहाँ पर, और सी से बी से यहाँ पे, ठीक है। ये कहना चाहता है अगर ये दो एंगल सबटेंड हो रहे हैं तो हमें ये प्रूफ करके देना है कि ये दोनों सप्लीमेंट्री, यानी इन दोनों का सम जो है 180 आ रहा है। क्वेश्चन का कहना ये है। अब ये डायरेक्टली कर पाना तो बहुत मुश्किल है, तो हम इसमें कुछ साइडों को मानेंगे। अब जहाँ पे टच कर रहा है इस पॉइंट को मान लेते हैं, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को पी, एक मिनट इसको पी मानते हैं, पी क्यू आर एस, ठीक। अब वही हम क्या करेंगे, इससे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे,
जो कि सेंटर पे बनता है। तो एस से ये हो गया परपेंडिकुलर, फिर ओ से क्यू पे परपेंडिकुलर बनेगा, क्यू से आर पे, और क्यू से पी पे। ठीक है, अब देखोगे तो जिन दो को हमें प्रूफ करना है उसके 4 पार्ट हो रहे हैं। तो एक काम करो, इसको एंगल 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इधर भी आ रहा है, इसका भी यूज़ होगा अभी, तो इस वाले को 3 मान लो, इसको 4 मान लो, इसको 5, इसको 6, इसको 7 एंड इसको 8। याद रखना फोकस करना है हमें ब्लू वाले पे। ठीक है, बाकी तो 7 + 8 और 3 + 4 को भी सप्लीमेंट्री कर सकते हैं, बट ब्लू वाले फोकस करो क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें खिचड़ी बनने वाली है अभी। अब देखो इतना आ चुका है, हमारा मेन टारगेट क्या है कि हमें 1 + 2, यहाँ पे एंगल 1 + 2 यानी जो एंगल पूरा AOD बन रहा है, ये रहा AO जो बन रहा है, इसको हमें प्रूफ करना है एंगल 6 + 5, सॉरी इसको हमें प्रूफ करना है कि अगर एंगल 6 + 5 के साथ इसका सम करा जा रहा है तो 180 आ रहा है, क्योंकि ये सप्लीमेंट्रीज प्रूफ करने हैं। तो देखो क्या करेंगे इसके लिए हम एक काम करते हैं, हम जानते हैं कि पूरा जो सर्कल बनता है इसका सम वो 360 होता है, यानी पूरा एंगल जो होता है 360 का बनता है। तो अगर मैं किसी तरीके से कंप्लीट एंगल वाला प्रॉपर्टी लगाओ या फिर ये लिखो कि इन सभी का सम क्या होगा 360 होगा, और उसमें मुझे 3 और 4 को हटाना पड़े तो कैसे हटा सकता हूँ? अगर किसी तरीके से मैं 3 को 2 के बराबर प्रूफ कर दूँ, 4 को 5 के बराबर प्रूफ कर दूँ, 6 को 7 के बराबर प्रूफ कर दूँ और 8 को 1 के बराबर प्रूफ कर दूँ, तो जहाँ 3 लिखा होगा वहाँ पे मैं 2 लिख सकता हूँ, जहाँ 4 लिखूँगा वहाँ पे मैं 5 लिख सकता हूँ, और जहाँ पे 7 लिखूँगा मैं उसको 6 लिख सकता हूँ। उसी तरह जहाँ 8 लिखूँगा वहाँ पे मैं 1 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरा डबल हो जाएगा, और क्योंकि सबका सम 360 है, डबल होते ही 2 कॉमन निकल के 360 को हाफ करके 180 ले आएगा। देखोगे तो हमें खाली 1, 2, 5 और 6 का काम है, और मैं 3 को किसी तरीके से 2 बना दूँ, 4 को ये प्रूफ कर दूँ तो 5 के बराबर है, 7 को 6 के बराबर और 8 को 1 के बराबर कर दूँ, तो वो सब हट जाएंगे और मेरी ये कंडीशन बन जाएगी। तो उसके लिए सबसे पहला स्टार्टिंग में मुझे क्या करना है, ये 2 और 3 इन दोनों को किसी तरीके से सेम करना है। ठीक है, यानी ये वाला पोर्शन और ये वाला, इन दोनों को कांग्रेस करना है। अब देखो कैसे करेंगे। तो अगर हम देखें तो इसमें एक चीज़ तो ये है कि AS और AP बराबर होगा, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम कॉन पॉइंट या सेम पॉइंट, ये ले सकते हैं। फिर ये कॉमन हो रहा है, इसके अलावा और क्या हो सकता है? अगर देखा जाए तो ये 90 भी आ रहा है, तो देखा जाए तो इसमें हम RHS रूल लगा सकते हैं, 90 हाइपोटेनस और एक साइड, तो RHS रूल लगाएंगे। ठीक है, अब देखो हम ट्राइंगल पिक कर लेंगे, डायरेक्टली कर लेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत लेंथी होगा। अगर हम सारे पॉइंट इसमें डिनोट करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। APO एंड दूसरा ट्राइंगल जो उठाएंगे हम यहाँ पे ASO। ध्यान रखना A कॉमन हो गया, P और S दोनों 90 है और O हमारा उधर O पे 2 और 3 बन रहा है। ठीक, तो देखो सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, RHS के रूल के हिसाब से P और S पहले इनको 90 करना है। तो मैं यहाँ पर देखो तो APO और मेरा इधर ASO ये 90 होंगे दोनों। ठीक, इसका क्या लिखेंगे रीज़न, वही टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस के हिसाब से 90 हो गया। ठीक है, फिर H करना है, तो दोनों में AO जो है ये कॉमन हो गया, हाइपोटेनस प्रूफ हो गया हमारा। अगला हमें एक कोई सा साइड चाहिए, तो हम जानते हैं कि इसका AP और इसका AS बराबर होगा। इसका रीज़न वही लिख देंगे, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट, बस इतना लिख दो। ठीक है, अब देखो देयरफॉर हमारा जो ट्रायंगल है APO ये कांग्रेस हो जाएगा किसके, ASO के। कौन सा रूल यहाँ पे लग गया, RHS रूल। अब RHS क्राइटेरिया के हिसाब से अगर ये हमारा आ रहा है, ठीक, तो हम CPCT से कह सकते हैं कि अरे हाँ RHS लगाया, हम ये भी तो कह सकते थे OS और OP, ये रेडियस भी तो है, तो SSS भी ले सकता है, हमारे पास दोनों ऑप्शन है। ठीक है, मैंने RHS यूज़ करा है, अब इसमें SSS भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि OS और OP क्या है, रेडियस है। ठीक है, कभी कदार होता है, ध्यान नहीं देते, बट एक से ज़्यादा तरीके होते हैं क्वेश्चन को करने के, तो मैं प्रेफर आपको करूँगा कि आप SSS लगा लेना, बट RHS भी ठीक है। अब देखो CPCT के हिसाब में मैं कह सकता हूँ कि इस ट्रायंगल के अंदर यानी APO यानी इस ट्रायंगल के अंदर बना हुआ 3 किसके बराबर होगा, दूसरे ट्रायंगल के अंदर बना हुआ एंगल 2 के बराबर।
CP CT के हिसाब से। तो ये मेरा फर्स्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखो हर किसी के लिए बार बार तो नहीं करते रहेंगे, तो सीधा हम लिख लेंगे सिमिलरली। मेरा 2 3 हुआ तो अब 4 और 5 भी हो जाएगा, तो एंगल 4 मेरा एंगल 5 के बराबर हो जाएगा, इसको मैं सेकेंड मान लूँगा। उसी तरीके से 6 7 के बराबर हो जाएगा और 8 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखो जो मेरा टारगेट था वो हो चुका है। मैंने 2 को 3 के बराबर कर दिया, 4 को 5 के बराबर कर दिया, 6 को 7 के बराबर कर दिया, 8 को 1 के बराबर कर दिया। तो बस अब मुझे कंप्लीट एंगल वाला वही कॉन्सेप्ट लगाना है, इसको ख़त्म करना है। तो अब हम जानते हैं नाउ जो एंगल 1 है, एंगल 2 है, एंगल 3 है, एंगल 4 5 6 7 8, इनका सम 360 है, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल बना रहे हैं। ठीक है, अब देखो मेरा टारगेट क्या है, मुझे 1 2 6 और 5 चाहिए। ठीक है, तो 1 और 2 रहने देंगे, यहाँ पे 1 और 2 रहने दूंगा। अब ये 3 जो है इसकी जगह पे यहाँ पे मेरा आ जाएगा एंगल 2, क्योंकि हमने प्रूफ कर दिया था ऊपर। और 4 मुझे 4 रहने देना है, नहीं 5, 4 को हटा के 5 करना है, तो 4 की जगह मैं 5 ले सकता हूँ, क्योंकि देखोगे यहाँ पे प्रूफ हमने कर दिया है, तो एंगल 5 आ जाएगा। ठीक, और बाकी 5 रहने देना है और 6 रहने देना है हमें। ठीक है, 7 हटाना है, तो 7 की जगह पे मैं क्या ले सकता हूँ, 6 ले सकता हूँ और 8 की जगह पे 1 ले सकता हूँ। ठीक है, ये आ गया मेरा। अब देखो एंगल 2 + 2, इसके आगे 2 आ जाएगा, इधर 1 है इधर 1 है, तो इधर 2 एंगल 1 आ जाएगा। फिर ये रहा 5, तो 2 एंगल 5 आ जाएगा। इधर 6 है तो 2 एंगल 6 आ जाएगा, ये 360 हो गया। अब इन दोनों में मैं 2 कॉमन ले लूँ या पूरे में ही 2 कॉमन ले लूँ, तो एंगल 1 + 2 + 5 + 6 = 360 है। 2 दूसरी साइड जाके 360 को अगर काट देगा तो यहाँ पे जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा 180। अब देखो 1 + 2 एंगल जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए। ठीक है, ए ओ और डी को। ठीक, तो यहाँ पे मैं क्या ले सकता हूँ, एंगल AOD प्लस, अब 5 + 6 की बात करें तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, BOC, इस एंगल को। यानी देखा जाए तो उसने इस साइड को दिखाया था पहले वाले ने, और इसने इस साइड को दिखाया है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा BOC 180। तो ये तो हो ही गया, क्योंकि ये दोनों कोडिलेटरल के क्या थे, अपोजिट साइड्स थे। ठीक है, सो हैंस अपोजिट sides of a quadrilateral circumscribed a circle subtend supplementary angles at the center। बस ख़त्म। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला हुआ होगा और ये आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा। तो अच्छे से प्रैक्टिस करना चैप्टर 10 की, क्योंकि इसके जो NCERT के क्वेश्चन हैं बहुत चांसेस है ये पेपर में एग्जैक्टली आ जाते हैं, नहीं तो इनका कॉन्सेप्ट रिपीट होता है। तो ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में जो इससे थोड़े यूनिक क्वेश्चन हैं जो कि NCERT में नहीं है बट एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है।